सर, जिस तरह से अभी 4 दिन पहले लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के साथ बर्ताव किया गया है, भारत की जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्या ये माना जाए कि देश के अंदर जो हाफ फ्रंट पहले सरकार को बदनाम कर रहा था, डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, अब उन्होंने विदेश में बैठे अपने आकाओं के जरिए भारत की न्यायपालिका को बदनाम करने का नया टूल किट पैदा कर दिया है? देखिए, एक बात मैं कहूँ, अभी जो पिछले 1 दशक से जो माइंडसेट में दिखाई दे रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, खासकर हाई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल या ये कह दें कि देश के पूरे न्यायिक तंत्र सिस्टम में जो है, कि विकास आवश्यक है और देश की सुरक्षा आवश्यक है। और इसी चीज़ को कहीं न कहीं अदालतें इम्प्लीमेंट कर रही हैं और ऐसे लोगों को निराशा हाथ लग रही है, जो इन सब मार्ग में बाधक बनना चाहते हैं, खासकर विदेशी फंडिंग के भरोसे या विदेशी फंडिंग करने वालों के इशारे पर। तो ऐसे लोगों को जब निराशा हाथ लग रही है, तो इनको लगता है कि आज अगर कहीं से हम रोक सकते हैं भारत के विकास को और भारत के डेवलपमेंट को, तो जो चीज़ हम करते आ रहे हैं, वो चीज़ अब हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अदालत में बैठे हुए जो कभी एक विचारधारा के न्यायाधीश हुआ करते थे, आज उन लोगों को राष्ट्र प्रथम दिखता है और राष्ट्र प्रथम जहाँ न्यायाधीशों को दिखता है, वहाँ पर वह देखते हैं कि क्या कोई पिटीशन इस तरह से तो नहीं फाइल की गई है, जो कि इंटेंशनल है और मोटिवेटेड है, कि किसी तरह से विदेशी इशारे पर देश के विकास के काम को या देश की सुरक्षा के काम को बाधित किया जा सके। और शायद इसीलिए जो है अब उनको लगता है कि अगर हम न्यायपालिका को टारगेट करेंगे, तो कहीं न कहीं न्यायपालिका में भी दबाव आएगा और उस दबाव का कहीं न कहीं जो फैसला होगा उस पर असर होगा। और एक चीज़ होता है ना, अगर आप किसी को बार-बार कहेंगे कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो निश्चित ही वो कोशिश करता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं काम ठीक से कर रहा हूँ। तो जब यह दिखाने की कोशिश हो रही इस एनजीओ या ये कहें कि नैरेटिव गढ़ने वाले इकोसिस्टम के ज़रिए कि न्यायपालिका के लिए गलत शब्दों का प्रयोग होता है या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो इन सब शब्दों से कहीं न कहीं अदालत को एक प्रेशर में डालने की कोशिश कर रही है। अदालत अपने फैसलों से या बयानों से इस तरह की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करे कि भई नहीं, यह नैरेटिव जो गढ़ रहा है, एक तरह से कह दें कॉकरोच गैंग या ऐसे लोग जो गढ़ रहे हैं, वो गलत है। तो अदालत इन सब चीज़ों से तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, एनजीओज़ जो अपना देख रही हैं कि निराशा उन्हें हाथ लग रही है हर जगह। और जब भई आप काम नहीं करोगे तो आपको माल भी नहीं मिलेगा। तो विदेशों से जो उनको माल मिल रहा था, फंड मिल रहे थे, वो भी बंद हो गए, क्योंकि आज उनके इशारे पे काम करना संभव नहीं है। तो अब भारतीय न्यायपालिका को टारगेट करके कहीं न कहीं यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भई न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हम सभी जानते हैं कि देश आज विकास के आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति जो है न्यायपालिका का दुरुपयोग करके भारत के विकास को नहीं रोक सकता है। और जैसे ये जो घटना हुई संदीप जी, इसके साथ-साथ आप ये देखो कि उससे 1 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? राहुल गांधी ने कहा था कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मैसेज कर रहे हैं और जुडिशरी के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर कई सीनियर ऑफिसर्स भी उनको जानकारियां दे रहे हैं, पीएम मोदी के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, अमित शाह के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और यहां तक दावा किया कि आईबी के जो चीफ हैं वो भी उनको जानकारियां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो उन्होंने कहा उसके बाद इस तरह से सीजीआई के साथ होना, क्या इनको रिलेट करके देखा जाए? देखिए, जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। ना वो किसी को सीरियसली लेते हैं, ना उनको ही उनकी पार्टी में कोई सीरियसली लेता है। और हर व्यक्ति आज कहीं न कहीं जो उनसे मतलब मानसिक रूप से सहमति नहीं व्यक्त करता, उनकी पार्टी छोड़ कर के भाग रहा है। और यही बात है कि राहुल गांधी एक ऐसी सोच को कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि भारत को खंडित किया जा सके। अभी अभी देखिए, अभी मुख्यमंत्री आंध्रा का रेवंत रेड्डी ने क्या बयान दिया। तो इस तरह के बयान देने के बाद राहुल गांधी चुप हैं। तो राहुल गांधी का चुप होना यह बता रहा है कि कहीं न कहीं वह इंस्टीट्यूशंस को या भारत को या एकता, अखंडता को खंडित करने वाले विचारधारा का मौन रूप से समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल की सोच उन सभी संस्थाओं को अटैक करने की है, जिनसे भारत में विरोध, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, विरोध या विपक्ष को एक मौका मिलता है अपनी बातें रखने का। बातें रखने का मौका और विरोध करना दोनों अलग चीज़ हो गई। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के काम
पर आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाती, इसलिए कि सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले और कहीं ये ना लगे कि केवल सत्ता पक्ष के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो भारत का निष्पक्ष न्यायपालिका, भारत का निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, यह दो ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत को मजबूत करती हैं और भारत में विरोध की जो हवा होती है उसको कहीं न कहीं शांत करती है, और शांतिपूर्ण क्रांति जो होती है आज भारत में, उसको स्थापित करती। आखिर आप देखिए पश्चिम बंगाल में लोगों ने उठा करके फेंक दिया, लेकिन इसकी ताकत किसको सैल्यूट किया जाना चाहिए? भारत की इलेक्शन कमीशन को ही इसका क्रेडिट जाता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को इस चीज के लिए टारगेट करेंगे? अगर आप मेयर का चुनाव देख रहे हैं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, आखिर सबके सामने उस चुनाव को रद्द किया गया। तो किसने किया? देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया। तो ऐसी जगहों पे जहां कहीं कुछ गलत होता है वहां पर न्यायपालिका सामने आती है और न्यायपालिका इस चीज को कर देती है, तो निश्चित ही राहुल गांधी जैसे लोग कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य से बाहर हो जाते हैं। और इसीलिए दूसरी बात जो मैं आपसे पहले कह रहा था डिबेट के समय ही, कि विकास में आज न्यायपालिका बाधक नहीं है। कुछ लोगों की रोजी रोटी सिर्फ इसी से चल रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे, ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा लेंगे, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेंगे और इसके बाद भारत का विकास रोक देंगे, भारत की सुरक्षा से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको रोक देंगे, जो पर्यावरण से जुड़े हुए विषय हैं उसको भी। आखिर आप देखिए मुंबई मेट्रो के काम को कितने समय तक रोकने की कोशिश की गई। तो इन सब चीजों से एक बात समझ में आती है कि आज न्यायपालिका विकास की तरफ सोच रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को प्राथमिकता दे रही है, और ऐसे लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं जो विदेशी टुकड़ों पे पल रहे थे, और या ये कहें कि जिनका धंधा ही यही था कि विकास के प्रोजेक्ट्स को न्यायपालिका का प्रयोग करके या दुरुपयोग करके ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना। क्योंकि देखिए जिस सुनवाई की बात आप करें उसमें यहाँ तक कहना पड़ गया था सीजेआई को कि ऐसी एक भी योजना नहीं है जिसका इस जमात ने स्वागत किया हो, हर एक योजना पर सवाल उठाया। तो जाहिर सी बात है भारत के विकास में कहीं ना कहीं रोड़े डालने की मंशा से ही ये सब कुछ किया गया। और शायद पहली बार ऐसा है संदीप जी कि जुडिशरी इन लोगों की याचिकाओं के साथ साथ इनके मोटिव को, इनकी मंशा को भी समझ रही है, तभी फैसले सुना रही है और इसीलिए फैसले इनको चुभ रहे हैं। देखिए अभी अंडमान वाला मैटर अगर आपको याद हो, अंडमान वाले मैटर पे भी राहुल जी ने बहुत ज्यादा बोला, जबकि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो आप कहीं ना कहीं अपने काम से एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, या मतदाताओं को ये बात समझ में आ रही है, या देश की जनतंत्र को या जनमत को ये समझ में आ रहा है कि जो काम विकास का है, जहां कहीं भी कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा हुआ है, उस हर विषय में आप बोलेंगे, और जहां बोलने की आवश्यकता है वहां आप चुप रहेंगे। भाई भारत को खंडित करने वाला बयान देने वाले मुख्यमंत्री के बयान पे आपने एक भी शब्द नहीं कहा। आपको तो दिल्ली तलब करना चाहिए था, आप भी तो नॉर्थ इंडिया से हो। और जब आप कहते हो कि भाई साउथ इंडिया के सेकंड सिटीजनशिप नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, तो क्या उपराष्ट्रपति आपको भूल जाते हैं? क्या देश के विदेश मंत्री आपको भूल जाते हैं? निर्मला सीतारमण कहाँ से हैं? क्या आपको विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री आपको भूल जाते हैं एस जयशंकर जी? तो इन सब लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि ऐसे लोगों पर राहुल गांधी की टिप्पणी नहीं आती है। तो जो चीज हो रही है आज की तारीख में, न्यायपालिका कहीं न कहीं इन लोगों को निराशा दे रही है, और ऐसे लोग बेरोजगार होके बैठे हुए हैं, और खासकर जो विदेशों में बैठा हुआ एक डीप स्टेट काम करता है। डीप स्टेट के इशारे पे आपको पता है भारत में भी कई प्रयास हुए छोटे मोटे, लेकिन वह अंतिम में सूझबूझ से, मैं इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को हैंडल किया इतने लंबे समय तक, जिस तरह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह को हैंडल किया गया, जहां पर एक भी व्यक्ति को मतलब चोट नहीं लगी, जान नहीं गई, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। ऐसे तो लोग किसान आंदोलन में चिल्लाते हैं कि 700 लोगों की जान चली गई, लेकिन ना खाता ना बही, आप 700 चिल्ला रहे हैं उसकी बात अलग है। लेकिन किसान आंदोलन को जिस तरह से बुद्धिमानी से हैंडल किया गया, और अंत में प्रधानमंत्री ने उन 3 कानूनों को वापस ले लिया और समझ गए कि इसके पीछे मंशा किसी दूसरे जगह की है। तो भारत को अस्थिर करने के लिए कुछ लोग परेशान बैठे हुए हैं, और वह परेशान लोग आज परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है समर्थन देश के तंत्र से नहीं मिल रहा है। और मैं तो कहूंगा कुछ लोग, राहुल जी जो कह रहे हैं ना, जो जानकारी आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। एक समय तो था ना कि कांग्रेस के लोगों को ही न्यायाधीश बना दिया जाता था, या तो न्यायाधीश होने के बाद उनको मंत्री बनाया जाए, बात समझ में आती है। यहाँ सांसदों को उठा करके, विधायकों को उठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया जाता था। तो ऐसे लोग अगर कोई सिस्टम में होंगे, वह लोग तो जानकारी दे ही रहे होंगे, और इलेक्शन कमीशन में भी जो उनके बनाए लोग होंगे वो लोग तो उनको इन्फॉर्मेशन दे ही रहे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आज की तारीख में यह माहौल बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा और अगर ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे, तो आप कहीं न कहीं सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिए जाएँगे। और ऐसे लोग भी आज की तारीख में जो है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वह असुरक्षा ही है जिसके चलते जो है लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ, लंदन में जो चीज़ हुई, इसमें थोड़ा-सा तो मैं मानता हूँ कि हमारे होमवर्क में कुछ न कुछ एमईए की कमी रही होगी, नहीं तो ऐसे लोगों को जो जानकारी हम लोगों को इस घटना के बाद पता चल रही है, इस घटना के पहले पता चलनी चाहिए थी। और इन सब घटनाओं के पता चलने के बाद हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जा रहा है, तो आपको इस तरह की जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए थी, जो थोड़ी-सी चूक हुई है।